आमतौर पर जब भी हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या फिर कोलंबिया जैसी जगहों का नाम आता है। हाँ, बिल्कुल यही नाम आते हैं। तो एक पल के लिए इस तथ्य पर जरा गौर करते हैं। साल 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 200 साल पूरे होने पर एक सूची जारी की थी। 200 साल काफी बड़ा मौका था। बिल्कुल। और ये कोई आम सूची नहीं थी। ये उनके इतिहास के शीर्ष 100 सबसे मेधावी और प्रभावशाली छात्रों की सूची थी, जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी हो। हाँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि उस सूची में पहले स्थान पर किसे रखा गया था। मुझे लगता है ये तथ्य कई लोगों के लिए नया होगा। हाँ, वो नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। कोलंबिया ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में बिल्कुल शीर्ष स्थान दिया था। ये वाकई मतलब एक ऐसा तथ्य है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ दैट टाइम घोषित किया था। फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ दैट टाइम मतलब जो अपने समय से आगे की सोच रखते हो। बिल्कुल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। और जब हम इस सम्मान को उनके शुरुआती जीवन के अभावों के साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये किसी मानवीय चमत्कार से कम नहीं लगता। सही बात है। और यही आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन भी है। हमारे पास ऐतिहासिक अभिलेखागारों के लेख हैं, जीवनियों के विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के कई मूल दस्तावेज मौजूद हैं। तो आज हम सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं खंगालने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। हम केवल ऐतिहासिक तारीखों की कोई सूची नहीं बांचेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से सैन्य गांव में जन्मा एक व्यक्ति, जिसके अस्तित्व को ही उस समय का समाज नकारना चाहता था, वो अपने अदम्य साहस और शिक्षा के बल पर एक पूरे राष्ट्र के कानूनी और सामाजिक ढांचे का वास्तुकार कैसे बन गया। और इस यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि आज जिस स्वतंत्र, तार्किक और न्यायपूर्ण समाज को हम बहुत स्वाभाविक मानकर जीते हैं, उसकी नींव में कितनी गहरी व्यक्तिगत पीड़ा छिपी है। हाँ, एक सदी का सबसे लंबा बौद्धिक संघर्ष। बिल्कुल। और ये कहानी प्रेरित भी करती है और समाज की पुरानी क्रूरताओं को लेकर थोड़ी असहज भी करती है। तो आइए इस यात्रा की जड़ों में चलते हैं। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश की महू सैन्य छावनी। जी, महू में उनका जन्म हुआ था। हाँ, पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने परिवार की 14वीं और अंतिम संतान थे। 14वीं संतान। हाँ, और परिवार कबीर पंथ को मानता था। वे मराठी मूल के महार जाति से ताल्लुक रखते थे। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस समय समाज में इस जाति को अछूत माना जाता था। और यहीं से उस संघर्ष की रूपरेखा तय होती है। बचपन में उन्हें प्यार से भेवा बुलाया जाता था। भेवा। हाँ, और एक बहुत ही दिलचस्प वाकया उनके उपनाम से भी जुड़ा है। अच्छा, उपनाम से? अंबेडकर नाम कैसे पड़ा, उस बारे में? बिल्कुल। उनका मूल उपनाम सकपाल था। तो जब उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया ना, तो कोकण प्रांत की परंपरा के अनुसार गांव अंबड़वे के नाम के आधार पर उनका उपनाम अंबडवेकर दर्ज कराया गया। अंबडवेकर। हाँ, फिर बाद में एक देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक थे जिनका नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था। वे बालक भीमराव की कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे और शायद उनसे काफी स्नेह भी करते थे। बहुत गहरा स्नेह करते थे। हाँ। तो उन्होंने ही स्कूल के रजिस्टर में अंबडवेकर हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर उनके नाम के साथ जोड़ दिया। अरे वाह, मतलब ये स्नेह का एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत उदाहरण था उस समय के हिसाब से। हाँ, था तो सही, लेकिन स्कूल के भीतर की जो समग्र व्यवस्था थी ना, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। हाँ, वो तो मैंने भी स्रोतों में पढ़ा है। अभिलेखागारों में जो विवरण मिलता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। स्कूल में बालक भीमराव को कक्षा के बाहर या एक अलग कोने में टाट पट्टी पर बैठना पड़ता था। और सबसे भयानक बात तो पानी पीने की व्यवस्था थी। हाँ, वो नो प्यून नो वाटर वाली बात। जी, प्यास लगने पर वे खुद मटके से पानी नहीं पी सकते थे। कोई सवर्ण व्यक्ति, आमतौर पर स्कूल का चपरासी, काफी ऊंचाई से उनके हाथों में पानी डालता था, तब जाकर वे पानी पी पाते थे। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था, उस दिन क्या होता था?
उस दिन उन्हें दिन भर बिना पानी के रहना पड़ता था। इसे उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक प्रविष्टियों में नो प्यून नो वाटर का नाम दिया है। अगर हम इन घटनाओं के पीछे के मनोविज्ञान को समझे ना, तो ये केवल एक बच्चे को शारीरिक रूप से प्यासा रखने का मामला बिल्कुल नहीं था। तो फिर इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उस बच्चे के अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस में ये बात गहराई तक बिठाना था कि वो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। मतलब उसकी कोई मानवीय गरिमा नहीं है। बिल्कुल, उसे हर पल ये एहसास दिलाना कि तुम अलग हो। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि हम किसी कंप्यूटर में दुनिया का सबसे बेहतरीन और आधुनिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन उस कंप्यूटर का जो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कोडिंग ही ऐसी की गई है कि वो सॉफ्टवेयर को हमेशा रिजेक्ट कर दे, चाहे वो कितना भी काम का क्यों ना हो। बिल्कुल सटीक। तो बालक भीमराव की कुशाग्र बुद्धि वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, लेकिन उस समय का भारतीय समाज वो करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो उनकी प्रतिभा को जाति के एरर कोड के कारण बार बार रिजेक्ट कर रहा था। ये एक बहुत ही आधुनिक और सटीक तरीका है उस समय की विडंबना को समझने का। और यहीं पर बालक भीमराव के भीतर एक गहरी समझ विकसित हुई। वो समझ क्या थी? उन्होंने ये भांप लिया था कि इस करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी की दया, प्रार्थना या गिड़गिड़ाने से नहीं बदला जा सकता। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं था। कोई शॉर्टकट नहीं। इस सिस्टम की कोडिंग को केवल एक ही औजार से तोड़ा जा सकता है, और वो है असीमित और उत्कृष्ट ज्ञान। ज्ञान का हथौड़ा। और ज्ञान की इसी भूख ने उन्हें महासागर पार करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी सिनेमा की तरह लगता है। बिल्कुल। भारत में शुरुआती शिक्षा की तमाम बाधाओं को पार करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। स्रोतों के मुताबिक उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से प्रतिमाह $11.50 की स्कॉलरशिप मिली थी। जी, $11.5। हाँ, और 1913 में वे उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच गए जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। लेकिन कोलंबिया पहुंचने का मतलब ये नहीं था कि रातों रात उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। वहां उन्हें एक अलग तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी। कैसी लड़ाई? घोर आर्थिक अभाव की लड़ाई। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह स्कॉलरशिप एक बहुत ही सीमित समय के लिए है। हमेशा के लिए तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हमारे पास मौजूद स्रोतों के अनुसार न्यूयॉर्क में रहते हुए वे अक्सर पेट भरने के लिए केवल पाव या ब्रेड का एक टुकड़ा खाते थे। सिर्फ एक पाव? हाँ, ऐसा वे इसलिए करते थे ताकि जो पैसे बचे वो उन्हें भारत में अपनी पत्नी रमाबाई और परिवार के भरण पोषण के लिए भेज सकें। थोड़ा यहाँ रुकते हैं, क्योंकि इस हिस्से को पढ़ते हुए कोई भी व्यक्ति सुन न रह सकता है। सच में ये बहुत भावुक कर देने वाला हिस्सा है। अमेरिका में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की सबसे जटिल किताबों को पढ़ते समय भारत में उनका परिवार भुखमरी के कगार पर था, और इसी अभाव और इलाज न मिल पाने के कारण उनके 5 बच्चों में से 4 बच्चों का बेहद कम उम्र में ही निधन हो गया। हाँ, सिर्फ एक बेटे यशवंत ही जीवित बचे थे। जरा इस मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना कीजिए। 7 समंदर पार बैठा एक पिता जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, और उसे एक के बाद एक अपने बच्चों की मृत्यु के पत्र मिल रहे हैं। ये तो मतलब कल्पना से भी परे की पीड़ा है। आमतौर पर इतनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदियों के बाद इंसान टूट जाता है, ये डिप्रेशन में चला जाता है, अपना रास्ता ही बदल लेता है लोग अक्सर। बिल्कुल। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इतनी भयानक व्यक्तिगत त्रासदियों और खुद की भूखमरी के बावजूद कोई व्यक्ति अपना पूरा ध्यान इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे गंभीर विषयों की पढ़ाई पर कैसे केंद्रित रख सकता है? उनके भीतर वो कौन सी ऊर्जा थी जिसने उन्हें बिखरने नहीं दिया? हाँ, यही सवाल है। तो इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा के प्रति उनके बुनियादी नजरिए में छिपा है। अंबेडकर के लिए शिक्षा कोई करियर बनाने, अच्छी नौकरी पाने या अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाएं जुटाने का जरिया नहीं थी। तो उनके लिए शिक्षा क्या थी? उनके लिए शिक्षा एक अस्तित्व की लड़ाई थी, एग्जिस्टेंशियल बैटल। वे ये जान चुके थे कि आधी अधूरी शिक्षा से वे कभी भी उस विशाल सामाजिक ढांचे को चुनौती नहीं दे पाएंगे जिसने करोड़ों लोगों को सदियों से दबा रखा है। मतलब उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनना ही था। बिल्कुल, उन्हें उस समय के सबसे शिक्षित, सबसे तार्किक और बौद्धिक रूप से सशक्त व्यक्तियों में से एक बनना ही होगा। ज्ञान ही उनका एकमात्र हथियार था,
और वे अपने हथियार को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। और उनकी ये अकादमिक यात्रा सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं रही ना? जी नहीं, वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE भी गए। वहां से जुड़ा एक ऐतिहासिक वाकया बहुत ही नाटकीय है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात कर रही हैं आप? हाँ, जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा था, तो उनका सामान और उनकी अमूल्य किताबें एक अलग जहाज से आ रही थीं। उस जहाज पर एक जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो से हमला कर दिया और वो जहाज पूरी तरह डूब गया। उनकी सारी मेहनत और अमूल्य किताबें समुद्र में समा गईं। अरे बाप रे, किसी भी सामान्य इंसान के लिए घटना कमर तोड़ देने वाली होती, इतनी मेहनत से जमा की गई किताबें। लेकिन किताबों के प्रति उनका प्रेम और संकल्प अगाध था। जब वे कुछ साल बाद पैसे जुटाकर वापस लंदन गए, अपनी डिग्रियां पूरी की और उसके बाद जब वे भारत में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए ना, तब भी उनका ये जुनून कम नहीं हुआ। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वे अक्सर जामा मस्जिद के पास पुरानी किताबों के बाजार में घंटों बिताते थे। बिल्कुल, 1940 के आसपास उनके पास लगभग 8,000 किताबें थीं और जब 1956 में उनका निधन हुआ तब तक ये संख्या 35,000 हो चुकी थी। 35,000 किताबें? जी हाँ, मुंबई में उनका घर राजगृह दुनिया के सबसे बड़े निजी पुस्तकालयों में से एक बन गया था। स्रोतों में यह भी जिक्र है कि वे रात रात भर पढ़ते थे। उनका नौकर अक्सर बाहर सोते हुए इंतजार करता रह जाता था और वे खुद उसे बिना जगाए अपना कोट उड़ाकर फिर से पढ़ाई में लग जाते थे। ये उनके असीमित समर्पण को दिखाता है। स्थिति ये थी कि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, DSc और वकालत की डिग्रियां थी। ज्ञान का एक पूरा भंडार था उनके पास। बिल्कुल, पर ऐसा भंडार लिए जब वे वापस भारत आते हैं तो क्या समाज का वो करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बदला था? बिल्कुल नहीं, समाज ज्यों का त्यों था। सिरिनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में जब वे प्रोफेसर बने तो छात्रों के बीच वे अपनी पढ़ाने की शैली के कारण बेहद लोकप्रिय हुए। छात्र तो उनकी कक्षाएं कभी नहीं छोड़ते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, लेकिन उनके साथ पढ़ाने वाले जो अन्य प्रोफेसर थे ना, वे उनके साथ पानी पीने का मटका तक साझा करने से मना कर देते थे। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी छुआछूत का सामना करना पड़ा? और सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव जैसे ऊंचे पद पर काम करते हुए भी उन्हें चपरासियों द्वारा फाइलें दूर से फेंक कर दी जाती थीं, ताकि छुआछूत ना हो। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। समाज उनके अपार ज्ञान का, उनकी कोलंबिया और लंदन की डिग्रियों का कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा था। समाज आज भी केवल उनकी जाति को देख रहा था। मुझे लगता है कि इसी विरोधाभास ने, इस कड़वे सच ने एक बड़े बदलाव की नींव रखी। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब केवल बंद कमरों में किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही। और इसीलिए 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पत्रकारिता को अपना हथियार बनाया। हाँ, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबार निकाले। उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं थी ना? एकदम नहीं। उनका स्पष्ट मानना था कि किसी भी आंदोलन के लिए एक अखबार का होना उतना ही जरूरी है जितना कि पक्षी के लिए उसके पंखों का होना। बिना अखबार के कोई भी सामाजिक आंदोलन उड़ान नहीं भर सकता। और यहीं से वे एक विद्वान से एक योद्धा में बदल जाते हैं। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने चौवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार पाने के लिए हजारों लोगों के साथ मार्च किया था। और फिर 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। या मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी पूछिए। वे अर्थशास्त्र और कानून के प्रकांड विद्वान थे। अगर वे चाहते तो सीधे राजनीतिक सत्ता, चुनाव या बड़े आर्थिक सुधारों की लड़ाई लड़ सकते थे, तो फिर उन्होंने तालाब के पानी या मंदिर में प्रवेश करने जैसे प्रतीकात्मक मुद्दों को क्यों चुना? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझे ना, तो अंबेडकर ये गहराई से जानते थे कि छुआछूत केवल एक राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है। तो फिर क्या था? ये उससे कहीं अधिक एक गहरा मनोवैज्ञानिक मुद्दा था। सदियों से दबे कुचले लोगों के अवचेतन में ये बात बैठा दी गई थी कि वे इंसान से कमतर हैं। वो करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात। बिल्कुल। इसलिए चवदार तालाब से पानी पीना केवल प्यास बुझाने का कृत्य नहीं था, ये इंसान के रूप में अपनी मानवीय गरिमा और खोए हुए आत्मसम्मान को वापस छीनने की एक सार्वजनिक घोषणा थी।
मतलब जब तक वो डिग्निटी वापस नहीं मिलेगी कुछ नहीं बदलेगा। सही कहा। जब तक कोई समाज मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को आजाद महसूस नहीं करेगा, तब तक उसके लिए राजनीतिक सत्ता या आर्थिक सुधार बेमानी है। ये सीधे तौर पर लोगों के मस्तिष्कों को जगाने की प्रक्रिया थी। और इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का एक बहुत ही आक्रामक कदम 25 दिसंबर 1927 को देखने को मिला। आप मनुस्मृति दहन की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि महाड़ में एक बड़े सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने उन प्राचीन ग्रंथों की खुलकर निंदा की जो जातिगत भेदभाव का समर्थन करते थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों का दहन किया। और प्रतीकात्मक क्षण था। और देखिए, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करना है। बिल्कुल, हम सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। तो अंबेडकर का यह कदम उस वैचारिक और सैद्धांतिक आधार को खारिज करना था जो जन्म के आधार पर असमानता को सही ठहराता था। वे बीमारी के लक्षणों का नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज करना चाहते थे। अब हम उनके जीवन के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसे सार्वजनिक विमर्श में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन फिर भी शायद हम उसकी पूरी गहराई को नहीं समझते। आप राष्ट्र निर्माण और संस्थागत योगदान की बात कर रहे हैं? जी, आमतौर पर जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है तो लोग सीधे उन्हें संविधान निर्माता के रूप में याद करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उनके योगदान को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक है सच में, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका योगदान भारत के लिए बुनियादी महत्व रखता है। उन्होंने अर्थशास्त्र में कुछ किताबें भी लिखी थी ना? जी, उन्होंने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। जब 1920 के दशक में ब्रिटिश सरकार का हिल्टन यंग कमीशन भारत में मौद्रिक प्रणाली पर विचार कर रहा था, तब अंबेडकर ने उनके सामने बहुत ही ठोस आर्थिक तर्क प्रस्तुत किए थे। वो तर्क क्या थे मुख्य रूप से? उन्होंने समझाया कि भारत जैसी गरीब आबादी वाले देश में मुद्रा की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर स्थिर रहनी चाहिए, ताकि महंगाई का बोझ सबसे निचले तबके पर ना पड़े। उनके इन्हीं तर्कों और शोध दस्तावेजों के आधार पर ही बाद में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। ये तथ्य सच में अवाक कर देने वाला है। आज जो संस्था हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को संभालती है, हमारी करेंसी को नियंत्रित करती है, उसके सैद्धांतिक ढांचे के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का शोध है। और फिर 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बनते हैं। और इसके बाद उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। यहीं पर उनके 60 से अधिक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन काम आया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो केवल एक कानूनी किताब नहीं था। तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे जाने माने राजनीतिक विचारकों ने इसे एक सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी और सबसे महत्वपूर्ण छुआछूत का पूर्ण खत्मा और पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाही जैसे प्रावधानों को बहुत ही तार्किक ढंग से पिरोया। रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन की जो बात है। जी बिल्कुल। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सब कुछ आसान नहीं था ना। उनके कई बड़े वैचारिक टकराव भी हुए। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है 1932 का पूना पैक्ट। महात्मा गांधी और उनके बीच अछूतों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर गहरे मतभेद थे। दोनों ही समाज से छुआछूत खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके तंत्र, उनके तरीके बिल्कुल अलग थे। तो अंबेडकर का तरीका क्या था? अंबेडकर का मानना था कि दलितों के अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब उनके पास पृथक निर्वाचिका हो, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो? सरल भाषा में समझें तो पृथक निर्वाचिका का मतलब था कि दलित उम्मीदवारों को केवल दलित मतदाता ही वोट देंगे। अंबेडकर का तर्क था कि इससे एक सच्चा और स्वतंत्र दलित नेतृत्व उभर कर आएगा जो सवर्णों के दबाव से मुक्त होगा। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे? हाँ, गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें पृथक निर्वाचिका की मांग को वापस लिया गया, लेकिन संयुक्त निर्वाचिका यानी जॉइंट इलेक्टोरेट में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। इस समझौते ने सच में भारत की राजनीतिक दिशा तय कर दी। इसके अलावा उनका एक और बहुत कड़ा वैचारिक रुख भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर था। जी हाँ, आर्टिकल 370।
हमारे स्रोतों के अनुसार उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का बहुत मुखर होकर विरोध किया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख है कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत सरकार की शक्तियां सीमित करना और कश्मीर में अन्य भारतीय नागरिकों को समान अधिकार न देना भारत के व्यापक हितों के खिलाफ होगा। और एक कानून मंत्री के रूप में वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। वे एक ऐसा आधुनिक, तार्किक और मजबूत भारत चाहते थे जहां पूरे देश में एक समान व्यवस्था हो। और उनके इसी आधुनिक और समानता आधारित विजन का एक और सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदू कोड बिल। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी बहुत कम चर्चा होती है। हाँ, हिंदू कोड बिल शब्द सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो उस समय ये बिल एक आम भारतीय महिला के जीवन में क्या व्यावहारिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। ये बिल सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों की एक क्रांति था। उस समय के पारंपरिक कानूनों में महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। संपत्ति को लेकर भी शायद। हाँ, अंबेडकर के हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिलाना था। साथ ही ये बिल बहुविवाह पर रोक लगाने और महिलाओं को कानूनी रूप से तलाक लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता था। वे महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर खड़ा करना चाहते थे। लेकिन उस समय संसद के कई सदस्यों और रूढ़िवादी नेताओं ने इसका भारी विरोध किया। काफी विरोध हुआ था। और जब ये साफ हो गया कि ये बिल अपने मूल रूप में पास नहीं हो सकेगा, तब अंबेडकर ने जो कदम उठाया वो आज की राजनीति में लगभग अकल्पनीय है। जी हाँ, उन्होंने भारत के कानून मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल। ये एक बहुत ही असाधारण कदम था। ये इस बात का प्रमाण है कि वे सत्ता के लिए राजनीति में नहीं थे। उनके लिए अपने सिद्धांत और समाज के हर वंचित वर्ग, चाहे वे दलित हों या महिलाएं, उनका उत्थान किसी भी मंत्री पद से कहीं ज्यादा जरूरी था। मतलब जब वे अपने बनाए गए कानूनों से महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिला पाए तो उन्होंने सत्ता छोड़ना ही उचित समझा। ये उनकी सत्यनिष्ठा का चरम था। तो अब हम उनकी जीवन यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे वैचारिक पड़ाव की ओर आते हैं। राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 1935 में उनकी पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। जी। फिर बाद में खुद की बिगड़ती स्वास्थ्य समस्याएं, मुख्यतः डायबिटीज के चलते 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरा विवाह किया, जिन्हें विवाह के बाद सविता अंबेडकर के नाम से जाना गया। और इसके कुछ सालों बाद ही 14 अक्टूबर 1956 का वो ऐतिहासिक दिन आता है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बिल्कुल। और उन्होंने सालों पहले 1935 में ही ये घोषणा कर दी थी कि मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इतने लंबे समय तक समाज सुधार का संघर्ष करने के बाद तो उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्योंकि उनका मानना था कि समानता और मानवीय गरिमा के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करता हो। बिना किसी जाति व्यवस्था के। हाँ, जब उन्होंने विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो बौद्ध धर्म की तार्किकता, विज्ञानवाद, करुणा और प्रज्ञा के सिद्धांतों ने सबसे आधुनिक और मानवीय लगे। और इसी पे उन्होंने किताब भी लिखी थी ना? जी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक एक वृहद पुस्तक लिखी, जिसे कई लोग भारतीय बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। वे धर्म को कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और एक नैतिक व्यवस्था बनाने का साधन मानते थे। और इस ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित उनके आवास पर उनका महापरिनिर्वाण यानी निधन हो गया। देश ने एक ऐसा असाधारण मस्तिष्क खो दिया जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में होम कर दिया था। और उनके निधन के कई दशकों बाद 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आज उनका दिया गया मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये केवल एक नारा नहीं है बल्कि दुनिया भर में हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक जीवन दर्शन बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इन ऐतिहासिक तथ्यों का आज हमारे लिए क्या अर्थ है?
जब डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन क्रम को देखा जाता है, महू के एक छोटे से सैन्य गांव से लेकर कोलंबिया और लंदन तक, महाड़ के चौदार तालाब से लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद तक, तो ये केवल एक असाधारण व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि शिक्षा, निरंतर अध्ययन और अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ने का अदम्य साहस किसी भी पुरानी और दमनकारी व्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। सही बात है। वे समाज के सबसे निचले और अपमानित पायदान से उठे और अपने विशुद्ध ज्ञान के बल पर द ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में स्थापित हुए। ये चर्चा सच में बहुत से नए नजरिए खोलती है। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, जिस बच्चे को बचपन में स्कूल के चपरासी के बिना पानी पीने से रोक दिया गया था, जिस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को समाज के करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने नकारने की हर मुमकिन कोशिश की, अंततः उसी व्यक्ति के हाथों ने उस देश के कानून और संविधान की रचना की जो आज अरबों लोगों को समानता का अधिकार देता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास न जाने कितने ही मेधावी मस्तिष्क होंगे जो शायद गरीबी, जाति, लिंग या किसी अन्य सामाजिक भेदभाव की कोडिंग के कारण पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। अगर भेदभाव की इन दीवारों को पूरी तरह गिरा दिया जाए, अगर उन सभी को सही अवसर और बिना किसी रुकावट का मंच मिले, तो वे भविष्य में इस दुनिया को क्या नई दिशा दे सकते हैं? क्या समाज के रूप में हम उन अनगिनत संभावनाओं को वो अवसर दे रहे हैं?